जो कल की चिंता नहीं करते, मयंकों से भैया नहीं कहलवाना चाहते और बताते हैं कि पान को मीठा रखा जाए तो कितना। ऐसे हैं हमारी आज के बैठकी के मेहमान रवि गुप्ता, काम से कॉमेडियन और अंदर से फिलोसफर। बैठकी करवाओ, मजे लो। आप कैसे आए स्टैंड अप कॉमेडी में? आई वॉज द फनी गाय इन माई ग्रुप। मेरे अंदर पंच कुछ ना कुछ निकल जाते इस सिचुएशन पे। तो मेरे दोस्त है समीर द्विवेदी, मैंने बोला यार नौकरी मन नहीं लग रहा है। बोला कि तुम बकैती करते हो और वही होगा तुमसे। उसको मैंने मोटिवेशन पे ले लिया कि यार अगर ये करता हूँ तो यही करना चाहिए। जो लड़का शादी से मना करता रहता है, सर्दियां आते ही कहता है कि अब तो करा ही दो, कहाँ से आते हैं ऐसे थॉट? उस टाइम वही सिचुएशन थी, अकेलापन, हवस का भूखा। मयंक मैंने जानबूझ के नाम डाला था कि अगर थोड़ा भी चला तो ये देश में जितने मयंक हैं उनके पास तो पहुंचना चाहिए। वो हुआ। भाई आपको क्या लगता है, आप टैलेंट से चल रहे हो या किस्मत से? किस्मत का मुझे नहीं पता, मतलब जब खराब होती है तो मैं मानने लगता हूँ किस्मत को। लेकिन जब काम चलने लगता है नहीं, हार्ड वर्क तो मैंने किया ही है। क्या खास लगता है एक कॉमेडियन को भगत सिंह में? किसी एरा में तुम जाना चाहते हो तो मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। मैं एकदम ऑब्सेस्ड हो गया था कि यार ये क्या आदमी था यार। और गाने चलते रहते थे दिन भर, भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला। सब बोले कि क्या हो गया यार इसको। कल की चिंता वाला वायरल नहीं हुआ था, उसके पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डाउन में चला गया था इमोशनली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 5 साल हो गए मेरे को स्टैंड अप करते हुए। लोग हंसते हैं मेरे जोक्स पे, बट मेरी किस्मत या मेरे साथ कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं ले नहीं जा पा रहा। लोग कॉमेडियन को हमेशा जोकर समझ लेते हैं कि ये भाई तुम तो यार। न्यूज रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत नई नई चीजें देखने को मिली है। डिबेट बहुत ज्यादा होती है, बहुत लोग लड़ रहे होते हैं, फिर जैसे ही डिबेट खत्म होती है, अरे भाई क्या यार तुम क्या बोल दिए यार, चलो चाय भी क्या था। मेरा सवाल ये है कि ये मूत रोक के कब तक लेटा रहेगा? जो कल की चिंता नहीं करते, मयंकों से भैया नहीं कहलवाना चाहते और बताते हैं कि पान को मीठा रखा जाए तो कितना। ऐसे हैं हमारी आज के बैठकी के मेहमान रवि गुप्ता, काम से कॉमेडियन और अंदर से फिलोसफर, जैसा मेरा एक दोस्त कहता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए सबसे पहले तो। और मेरे 3-4 जोक्स याद आ गए जो मैं भूल गया था। फिलोसफर कौन बोला मुझे नहीं पता, बट मैं तो आदमी हूँ बस। कुछ ऐसे फेमस जोक्स की बात कर लेते हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पे भी ढेर सारा लिखा गया। ऐसा ही जोक है, रसगुल्ला डाल दें। हाँ, वो क्या देखा हुआ है, वो लिखा हुआ था, कहाँ से आया था वो? रसगुल्ला डाल दे मेरा पहला जोक था जो वायरल था, और उस टाइम टिकटॉक चलता था बहुत ज्यादा। तो मैंने जो वीडियो डाला, वीडियो तो बिल्कुल नहीं चली, बट वो जोक जो है ना टिकटॉक पे बहुत ज्यादा चल गया। बहुत ज्यादा ही, मतलब वो वीडियो के आते के साथ ही या कुछ टाइम नहीं बाद नहीं, हुआ वो मुझे लग रहा है वीडियो जब डाला उसके 3-4 महीने बाद वीडियो एकदम डाउन चली गई थी। वीडियो मतलब मैंने 2-3 साल स्टैंड अप किया था, उसके बाद मैंने वीडियो डाला था और हम बहुत एक्सपेक्टेशन थी उससे कि यार कुछ अच्छा करूंगा मैं, इससे अच्छा हो जाएगा, पर वो चला नहीं। पर वो जब जोक वायरल हुआ बहुत ज्यादा, तो उसके बाद मुझे जो है थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया गया। हालांकि टिकटॉक पे चला था तो लोगों को उतना पता नहीं चल पा रहा था कि ये जोक किसका है। बट वो जोक आया था बनारस से। बनारस में ये थोड़ा सा मैंने ट्वीक किया था जोक को, कि हम 4-5 लोग बैठ के जगह खा रहे थे और एक खड़े होते, झालमुड़ी की दुकान थी, तो एक लड़का दौड़ती हुई कि भैया एकदम तीखा बना दो। बोला हाँ हाँ बनाएंगे तीखा। बोले एकदम फुल तीखा बना दो। बोला हाँ एकदम फुल तीखा बना रहे। बोला बनाना एकदम तीखा। बोला चिंता मत करो, इतना तीखा बनाएंगे कि लगभग धुआं फेंके। तो वो चीज मैंने थोड़ा सा, पान में बहुत खाता था तो मैंने उसका मैंने संस्करण कर दिया। तो ये चीज है। और एक मैं कल की चिंता नहीं करता, ये तो आते जाते सड़क पे लोग बोलते होंगे अब तो। हाँ, ये जोक है जो, यही मेरी पहचान है। ये लोग मुझे मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि अरे भाई कल की चिंता वाले हो आप। तो पहला वायरल तो रसगुल्ला था। हाँ, और फिर ये इसके बीच में भी कुछ था? नहीं, इसके बीच में कुछ नहीं था। पर ये तो शायद फेसबुक पोस्ट था ना पहले, 2018 के टाइम पे। हाँ, मैंने पहले फेसबुक पे लिखता था। फेसबुक ही उस टाइम था, इंस्टाग्राम वगैरह उतना था नहीं एक्टिव। इंस्टाग्राम मतलब शायद बहुत कम लोग जानते थे, तो फेसबुक ही था मेरा, और सारी वैलिडेशन वहीं से मिलती थी। तो कोई जोक उस पर चल रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, तो लगता है कि हाँ ये फनी तो है। वो एक्ट का पार्ट बन गया। फिर बाद में जब उस प्रोसेस में, आप लिखने के प्रोसेस में जाते हैं और स्टैंड अप करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि यार जो मैं जोक कर रहा हूँ उसमें कौन सी चीज फिट बैठ सकती है। अब वो जोक पूरी जॉब और इन सब चीजों के बारे में थी, तो मुझे वो चीज बड़ी बढ़िया लगी।
तो मुझे लगा इसको डाल के देखते हैं। अब वो इतना वायरल हो जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। उस पूरे वीडियो में मेरा फेवरेट जोक है भी नहीं, मेरा एक दूसरा है कि अगर आप तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं तुम किसी और चीज के लिए बने हो सकता है तुम हरामखोर। तो ये मुझे लगता था कि ये वेल रिटन जोक है जो, और एक गणित फट गई थी वो भी मुझे पसंद है, लेकिन चला ये अब लोगों को क्या क्लिक कर जाता मुझे समझ नहीं आता। कब क्या उठ जाए, जैसे मयंक उठ गया ऑफिस वाले मयंक, हाँ मयंक पूरा नहीं, मयंक तो मैंने सोचा था, हाँ मयंक मैंने जानबूझ के नाम डाला था कि अगर थोड़ा भी चला तो ये देश में जितने मयंक हैं उनके पास तो पहुंचना चाहिए। वो हुआ, मतलब मयंक जितने मिलते हैं बोलते हैं भाई मुझे क्यों तोड़ा तुमने। इसीलिए लोग पूछते भी है, सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि वाकई कोई मयंक था। तो ये ऑफिस वाला पूरा भुगता हुआ था, खुद का भी पार्ट था उसमें कुछ। एक्चुअली ये तो ये सारी चीजें तभी आ सकती हैं जब आपने वो चीज लाइफ में करी हो कि ऑफिस मीटिंग्स और जो अननेसेसरी चीजें होती हैं, चाय कॉफी ऑफिस की, पॉलिटिक्स, तो वो तो पार्ट था। अब उसमें कुछ अपनी चीजें ऐड करी, कुछ ऐसे दोस्त हैं आसपास के जो उनकी हरकतें होती थी वहां से ऐड करी, तो ये सब चीजें इकट्ठा होके फिर जो है। भगत सिंह के बड़े फैन हैं आप? हाँ लिखा था आपने एक जगह, लिखा कि बड़े बड़े नेताओं के लिए वो सम्मान नहीं आ पाता जो 23 साल के नौजवान के लिए आप महसूस करते हैं। क्या खास लगता है एक कॉमेडियन को भगत सिंह में? देखिए ये तो मेरे साथ बहुत डीपली एक कनेक्शन है। अगर मुझे कभी मौका मिला या कुछ ऐसा लाइफ में हुआ, लाइफ में तो नहीं होगा लेकिन ऐसे कुछ किसी एरा में तुम जानना चाहते हो तो मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ। मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ठीक है, राजकुमार संतोषी की मूवी थी, अजय देवगन थे, बेस्ट अवार्ड मिला था उनको एक्टर का। तो फिल्म बड़ी बढ़िया लगी मुझे, और उस टाइम में BHU में पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या चीज़ है, ये आदमी क्या है। तो मैंने बुक भी कहीं से पढ़ी। उस टाइम मैं कानपुर गया था अपनी सिस्टर को वहाँ पे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, और लाइब्रेरी में उन लोगों ने सुला दिया मुझे। लाइब्रेरी में बहुत पुरानी किताब फटी पड़ी सी थी, उसका नाम है शायद शहीदों की संस्मृतियाँ, शिव वर्मा ऐसे कुछ, मुझे एकदम एग्जैक्ट नाम नहीं याद, पर पन्ने फटे हुए थे उसके। तो उसमें वो बात थी कि जो उन्होंने, वो क्रांतिकारी थे अपने टाइम पे, शिव वर्मा भी क्रांतिकारी थे, हाँ, अपने साथियों के लिए। और वो उन्होंने अपने साथियों के बारे में लिखा था कि कैसे भगत सिंह के साथ टाइम बिताता था, कैसे चंद्रशेखर आजाद के साथ था, उस टाइम पॉलिटिक्स कैसी चल रही थी। तो किताब बढ़िया लगी मुझे, मतलब उसमें ऐसी सी बातें लिखी थी जैसे आप भगत सिंह को एक क्रांतिकारी के रूप में ही देखते, पर उसमें भगत सिंह अपने टाइम पे क्या मौज मस्ती करते थे। जैसे कि वो शिव वर्मा खाना खाते थे, रसगुल्ला भगत सिंह को बहुत पसंद था, तो जब भी खाना पूरा खा रहा है बंदा, जब रसगुल्ले खाने के टाइम में भगत सिंह आ जाते थे, रसगुल्ला निकाल के खा लेते थे, तो चिढ़ जाते थे कि यार तुमको चाहिए ना, अगर तुमको तो तुम मुझसे बोल दिया करो, मैं मेस से तुम्हारे लिए अलग से मंगवा दूंगा। बोल नहीं, तुम्हारे वाला ही खाने में मुझे बहुत मजा आता है। और ये अपने रूम में, हॉस्टल था, अपने रूम में लेटे थे, तो भगत सिंह आते थे, राजगुरु आते थे, और दोनों खटिया पे इनके बैठ जाते थे, एक इधर बैठ गया एक इधर लेट गए दोनों, और दोनों दबा रहे हैं और इरिटेट हो रहा है बंदा कि यार तुम लोग को क्या दिक्कत है भाई, और तब तक इरिटेट करते थे जब तक ये उठ के नहीं चले जा रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे तेल लेके आते थे, अब घर पे तेल लेके आए, भगत सिंह आए, उनको बाल बड़े बड़े थे, सिख थे वो, तो वो सारा तेल निकाल के खूब लगा रहे हैं, बोले यार तुम मेरा तेल खत्म कर रहे हो। तो वो सारी चीजें थी। तो एक इंसान और 23 साल की उम्र में इस तरीके से सोचना कि जैसे भगत सिंह सबसे, मुझे लगता है जो सबसे पॉपुलर है इस वजह से क्योंकि उस टाइम सारे लोग ही क्रांति के लिए लड़ रहे थे और सबका एक ही मकसद था कि आज़ादी। भगत सिंह का था कि नहीं, आज़ादी नहीं चाहिए हमें चाहिए समाज सब साथ में मिले, क्योंकि आज़ादी से मिल गई तो एक अमीर गरीब भेदभाव, ये मजदूरों के लिए हक की बातें, मतलब इतना पढ़ा लिखा आदमी उस एज में 20-21 साल में हम क्या कर रहे होते। वो भी बातें हैं कि जो है लाइब्रेरी से एक सुंदर सी लड़की थी, उसकी फोटो उन्होंने निकाल के अपने उसमें रख ली किताब में, और जो है सुखदेव चिढ़ाते थे राजगुरु उनको कि क्या यार ये तुम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना है, तुम ये आशिकी में लगे हुए, बोला प्यार देश से करते हो ना, प्यार बिना कैसे हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो जब कॉलेज में था एक प्रोजेक्ट था जिसमें कॉमिक्स हमें बनानी थी, तो मैंने एक पूरी कॉमिक्स जो है 1 साल तक जो भी किताबें मिली, जो भी सिनेमा मुझे भगत सिंह के बारे में मिला, मैं एकदम ऑब्सेस्ड हो गया था कि यार ये क्या आदमी था यार। और गाने चलते रहते थे दिन भर, भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला, सब बोले कि क्या हो गया यार इसको। तो वो चीज़ जो है ना, मैंने एक बुक ही भी बनाई शहीद आजम करके। तो
तो वो चीज़ थी कि भगत सिंह के साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ही था कि अपने जैसा ही एक आदमी है, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी है कि भाई फांसी दो मुझे। इसलिए मैंने कहा था काम से कॉमेडियन अंदर से फिलोसफर। फिलॉसफी तो क्या ही है इसमें। ब्रेकिंग बैड से बढ़िया कंटेंट अभी तक नहीं बना, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बोल उसके रहे हो। ये बहुत आसपास भी अच्छी है। नहीं। बहुत पसंद है आपको। हाँ। जेसी पिंकमैन भी। हाँ, ब्रेकिंग बैड की सबसे खराब बात यह है कि अगर आप उसे देख लोगे तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई शो मुझे इतना हिट कर सकता है मुझे नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था। मैंने लॉकडाउन जब था, अभी तो पिछला लॉकडाउन लगा था, घर पे पड़ा था और मैंने वो उसकी वॉल्टर वाइट की फोटो, क्यों पॉपुलर बहुत ज्यादा हर जगह देखी थी, पर सीरीज वीरीज मैंने कभी देखना नहीं था मुझे कि यार बहुत लंबा टाइम लगेगा और मैं इतना पेशेंस नहीं कि झेल पाऊंगा। तो पहला एपिसोड मैंने देखना शुरू किया तो मुझे लगा तो कुछ बढ़िया चल रहा है। वो ऐसी चीज है ना कि वो जहर है, धीमा जहर जो धीरे धीरे असर करती है। शुरू हुआ वॉल्टर वाइट से और आते आते जेसी पिंकमैन जो है, अभी भी सब लोग वॉल्टर वाइट को ही बॉस बोलते हैं, पर जो कैरेक्टर जेसी पिंकमैन का है, मतलब मुझे लगता है कि उससे बढ़िया कुछ नहीं, कुछ लिखा नहीं गया, उससे बढ़िया एक्टर कोई नहीं है और उससे बढ़िया डायरेक्शन मुझे आज तक नहीं देखा। मतलब अभी भी या मरते दम तक मेरे लिए वो बेस्ट रहेगा, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैं पूरा इंटरव्यू उस पर दे सकता हूँ, इतनी बढ़िया चीज है। हाँ। कैसे उसकी गर्लफ्रेंड उससे छिन जाती है, बहुत सारी चीजें होती है और वो आपको बहुत तकलीफ देती हैं। आप वो कैरेक्टर जुड़ जाता है, वो बड़ा अच्छा आदमी रहता है, गलत धंधों में फंसा हुआ है, इतना सीधा, उसको फोर्स किया जाता है बहुत सारी चीजें करने के लिए। अब ये कितना रिलेवेंट होगा जो हमारे दर्शक देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर ब्रेकिंग बैड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बढ़िया कंटेंट है, आपको क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी ये है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ अच्छा देख लो तब ब्रेकिंग बैड देखो, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। रस्सी कूदना कैसा चल रहा है? भाई रस्सी कूद रहा हूं मैं जब भी मौका मिलता है। ये अंदर घुस के सवाल, ये अगर मेरा इंटरव्यू आप लोग कोई भी देख रहा हो तो वो बोलेंगे ये कहां से सवाल आ रहा है। तो मैं इंस्टाग्राम पे रोज रस्सी कूदने वाली वीडियोस डालता था, अब चूंकि डालने के लिए बहुत कुछ है तो रस्सी कूदने वाला डालता नहीं, पर जब भी मौका मिलता है मुझे सही लगता है। लोग मीम बनाया करते थे कि दुनिया में आग लगी हुई है, मीनवाइल रवि गुप्ता हाँ, थोड़ा सा रस्सी कूद लेता हूँ। मैं तो रस्सी कूदता था, पूरा लॉकडाउन रस्सी कूदा है मैंने, कम भी किया है, उससे वेट कम किया काफी। होता है पर्याप्त? बहुत आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो और खान पान ठीक रखते हो तो ये अभी पता चल रहा है ना। जब मैं तो खाने के लिए पैदा हुआ था ना, पर जब ये सब चीजें चलने लगी, टूर ट्रेवल चलने लगा और हर जगह लोग मिल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और मैं खा रहा हूँ और छाती में दर्द अचानक चालू हो रहा है, एक टाइम पे बॉडी बताने लगती है कि बेटा तेल तुम्हारे यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। तो बस समझ में आ गया कि भाई ठीक है, और कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लगा कि यार नहीं भाई, मेरा एक दोस्त था वो गुजर गया हार्ट अटैक से, तो मुझे लगा कि रुकना चाहिए, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और जब आप हेल्थ लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हो तो आप बेहतर महसूस करते हो, फिजिकली भी मेंटली भी। बढ़िया। अब थोड़ा आपके बारे में बात करते हैं, आप कैसे आए स्टैंड अप कॉमेडी में? पहले तो एनिमेशन के कुछ काम किया करते थे। हाँ, सो मैं कार्टूनिस्ट था, इलस्ट्रेटर बेसिकली, इलस्ट्रेटर, और चिल्ड्रन बुक, बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया, फाइन आर्ट्स किया। ये कौन सा साल रहा होगा लगभग? 2013 में पास आउट हुआ मैं। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें करनी चालू करी, 3-4 साल नौकरी करी, और नौकरी में कोई मोटिवेशन मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि वो चिल्ड्रन बुक्स पब्लिकेशन के लिए, ग्राफिक नॉवेल्स के लिए काम करता था, तो उसमें बड़ा लेबोरियस काम है कि आप दिन भर ड्राइंग कर रहे हो, किए ही जा रहे हो, और पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, वहाँ उतने पैसे मिलते भी नहीं थे। तो मुझे ना, मैं स्टक हो गया था और एक टाइम पे लगा कि यार ना, मतलब मजा तो नहीं आ रहा इसमें, कुछ और चुल है मेरे अंदर वो। तो एक जो बड़ी घटना हुई, जब मैं दिन भर ड्राइंग करता रहता था ऑफिस में, तो राज्यसभा टीवी पे वो आता है गुफ्तगू, इरफान साहब उसमें इंटरव्यू लेते हैं। तो उस टाइम वो बड़े इंटरव्यूज लेते थे जो उस टाइम के आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट थे, जैसे अभी ये बहुत सारे एक्टर्स थे, मुझे अब नाम तो नहीं याद आ रहा, जो पंचायत में वो बने हैं, मुखिया जी बने हैं, जो बहुत पॉपुलर नहीं है। और सदाशिव अमरापुरकर, और ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहे नाम, पर सबके ही देखे मैंने, किसी न किसी कला से वो लोग जुड़े हुए थे, मोस्टली थिएटर के आर्टिस्ट थे। तो लोगों ने एक ही बात सब में बोली कि भाई देखो ऐसा है कि हमें एक चीज मिली, थिएटर हमें मिला और वहां से मेरी दुनिया बदल गई, आर्ट मुझे मिला। मेरे अंदर परफॉर्म करने की चुल थी स्कूल से ही, स्कूल में परफॉर्म करता था मैं, नाटक वाटक लिखे थे, डायरेक्ट किए थे, फिर कॉलेज गया तो वहाँ यूथ फेस्ट में भी किया,
पर उस टाइम तक उतना समझ नहीं आ रहा था। हिट तो मिलता है स्टेज पे जाते हो आप, लेकिन उससे कुछ किया जा सकता है नहीं। तो मुझे लगता था ये जो लोग टीवी पे हैं ये कहीं और से आते हैं, कुछ अलग ही दुनिया के लोग होते होंगे। और आप छोटे शहरों से आते हैं तो वो सोच उतनी ज़्यादा, आप एक लिमिट सोचते हो कि यार नौकरी मिल जाए, ये सब कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा दिमाग खुला, इंटरव्यूज़ देखे, पर मैं उस टाइम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था मैं क्या करूँ, कि रेडियो जॉकी बन जाऊँ, कि थिएटर कर लूँ, या क्या करूँ। कुछ तो करना था मुझे परफॉर्म करने। तो मैं गया रेडियो विविध भारती या किसी में गया था मैं, तो उन लोगों ने बोला कि आप जब भी नेक्स्ट आएगी हम आपको बुला लेंगे, फॉर्म भरवाया। मैंने बोला अगली कब होगी? बोला अब जब आएगी तब बताएंगे। मैंने बोला लास्ट कब थी? बोले 4 साल पहले। हम कहे कि चलो फिर बाय बाय, यहाँ तो नहीं हो रहा। थिएटर का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो गंदी एक्टिंग करता था मैं। स्टैंड अप देखा मैंने, तब जाकिर भाई और अमित टंडन वगैरह ये लोग कर रहे थे, तो ये देख के लगा कि यार ये बढ़िया चीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें ना कोई मिमिक्री है, ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है, बस ये बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, तो नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो उसी टाइम फिर मैंने जाकिर भाई को मैसेज किया कि ये करना है मुझे। उन्होंने बोला ओपन माइक करो। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि एक ओपन माइक चीज़ होती है, और वहाँ से फिर मैंने शुरू किया। और दिन रात में ही सोचता था कि स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा। ये था, मतलब मैं तो सो नहीं पाता था, इतनी मेरी बेचैनी थी कि यार ये एक चीज़ मिली है मुझे, ये करना है। तो छोड़ते हुए नौकरी पैसे की चिंता थी कुछ ऐसा? नौकरी कभी नहीं छोड़ी मैंने, साथ के साथ ही किया। नौकरी करता रहा। नौकरी तो अभी छोड़ी मैंने 4 महीने पहले। हाँ, नौकरी मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई चीज़ देखते हो, कंटेंट, बहुत प्रभावित होते हो और देखते हो कि वो सक्सेसफुल इंसान है और उससे कितना मज़ा आ रहा है, आपको लगता है कि बस मैं ये करूँगा। पर वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में भी तुम्हें नहीं पता कि तुम कब सफल होगे या नहीं होगे। और नौकरी नहीं छोड़ना मेरी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर मैं देखता हूँ, सब चीज़ें संभालता हूँ, तो कोई ऑप्शन था नहीं कि अगर मैं कुछ हो गया तो कैसे चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी सब कुछ। तो नौकरी मैं करता रहा। कॉमेडी की सबसे बढ़िया बात यह है कि शाम को होती है हमेशा। तो जॉब करता था, मेट्रो पकड़ता था, ओपन माइक्स में जाता था, चल रहा था ऐसी चीज़ें, और ऐसे ही इसके साथ ही करता रहा मैं। दो चीज़ें हैं कि अगर आप जॉब छोड़ देते हो और आप अभी कॉमेडी या किसी भी आर्ट फॉर्म से जो भी कर रहे हो उससे भी पैसे नहीं मिल रहे, और जॉब से वैसे भी नहीं मिल रहे, तो आप नहीं कर पाओगे वो काम, क्योंकि पैसा ज़रूरी है। वहीं से वो लाइन आती है कि जॉब से स्टैंड अप कॉमेडी की ओर आते ही सबसे पहले आपका ज़मीर बिकता है। ज़मीर बिक जाता है, मतलब वो तो सही बात है कि हम, ये अलग चीज़ है कि आप तो मजाक में कही बात थी, पूरा घुस जाते हो। लेकिन नहीं होता कि अगर पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ अच्छा आर्ट पे भी नहीं कर पाओगे, और वहां से तो वैसे भी पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि जॉब छोड़ दी होना चाहिए। तो और कुछ भी हो सकता है जॉब के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ मामला कब लगा आपको कि जम गया है, अब तो हो जाएगा, इसमें स्टैंड अप कॉमेडी में बढ़ जाएंगे अपन? क्या था, कोई मोमेंट ऐसा था, कोई वीडियो था, या किसी का कुछ कहना था? मैं जब ये वीडियो कल की चिंता वाला वायरल नहीं हुआ था, उसके पहले तक मैं बहुत ज़्यादा डाउन में चला गया था इमोशनली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 5 साल हो गए मेरे को स्टैंड अप करते हुए, लोग हंसते हैं मेरे जोक्स पे, बट मेरी किस्मत या मेरे साथ कुछ ऐसा है जो मुझे कहीं ले नहीं जा पा रहा। मेरा एक अर्ज थी कि यार 60-70 लोग ना मेरे नाम पे आ जाएं, 100 लोग आ जाए मेरे नाम पे टिकट लेके, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं ये जीवन धन्य मानूंगा कि एज ए कॉमेडियन मैं सफल हो गया हूँ। उसके पहले जब ये रसगुल्ले वाला वायरल हुआ था, तो उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि क्या चल रहा है, क्योंकि टिकट्स वैसे भी नहीं निकल रहे थे, टिकट नहीं निकल रहे थे, छोटे मोटे उससे कॉर्पोरेट शोज मिल जाते थे मुझे, तो समहाउ वो चीजें चल रही थी। बीच में जॉब छोड़ी थी मैंने 1-1.5 साल के लिए, उन लोगों ने निकाल दी थी। फिर मैंने सोचा कि करते हैं इसको, वीडियो डाला, रसगुल्ले वाला चला, और उसके बाद फिर छोटे छोटे शोज करता रहा। फिर लॉकडाउन आया तो सभी बंद हो गया ना, फिर तो मैं सोचा कि 1-1.5 महीने में सब सॉर्टेड हो जाएगा। फिर वापस जॉब करी, फिर जॉब ही करी प्रॉपर अच्छे से कि भाई अभी जरूरत है इसकी, अभी इसके बिना कुछ नहीं होगा, पैसे चाहिए रवि गुप्ता तुम्हें, तो करना ही है। तो ये करते करते फिर जब ये वाला हुआ, कल की चिंता वाला, तो पहला वीडियो था, इसके पहले 4-5 वीडियो डाल चुके थे और कुछ काम नहीं चला था। कल की चिंता वाला पहले दिन से ही उसके नंबर्स बढ़ने लगे थे, कमेंट्स अच्छे आ रहे थे, एंगेजमेंट अच्छी आ रही थी, और 1 हफ्ते बाद 1 मिलियन हो गया, जो कि हमारी कॉमेडी में अच्छा माना जाता है कि 1 मिलियन इज लाइक थोड़ा वैलिडेट हो जाता है कि सही है, सही व्यूज आ गए। तो मैं खुश था कि चलो ठीक है, पर कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी नहीं आया था कि टिकट्स वगैरह निकलेंगे या कुछ ऐसा कुछ होगा।
फिर कुछ दिन में देखा कि रील पे बहुत चल रहा है वो, कुछ एक्टर्स ने कर दिए शेयर, बड़े बड़े लोगों ने। तो मुझे लगा ये वही है रसगुल्ले वाला हिसाब किताब कि लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर भूल जाएंगे कि किसका है। बट ये ऐसे नहीं हुआ, इस बार थोड़ा पॉपुलर हुआ, लोग उससे मेरे यूट्यूब पे आए, लोगों ने देखा, लोगों ने समझा कि ये वही बंदा है। क्योंकि जो रील वायरल हुई थी वो मेरे अकाउंट से नहीं हुई थी, किसी और ने डाली थी, वो चल गया था। तो मुझे ये था कि मेरे को तो वैसे भी नहीं जानता कोई, आवाज़ है वो तो रील पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बट उसने गेम चेंज किया। मैंने पहला शो डाला उस टाइम और 70-80 टिकट्स निकल गए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। जब मैंने देखा, मैं तो यकीन नहीं कर रहा था कि हो गया भाई, ये निकल गए, हाउसफुल हो गया, क्योंकि 70 ही सीट थी, और होता और हो जाती। लेकिन मैं तो थोड़ा लगा कि ओ अच्छा, मतलब अब चल रहा है काम, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ चल रहा है। हाँ, यूट्यूब पे उतने एक्टिव नहीं है या यूट्यूब को थोड़ा पीछे ही रखते हैं, कंटेंट आप बचा के रखते हैं? क्योंकि 5 साल हो गए आपको करते, 9 वीडियो होंगे, 9-10 वीडियो होंगे इतनी। तो क्या कोई स्ट्रेटेजी है उसके पीछे, या फिर नहीं, डालना ही नहीं है, नहीं करना है? सो स्टैंड अप कॉमेडी के साथ सीन ये है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉमेडियन काम करते हैं। अब सीन ये है कि हम यूट्यूबर नहीं है। सो यूट्यूबर का काम है कि वो हर दिन कई वीडियो डालते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते डालते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा है कि जो भी आप देखते हो 10 मिनट का मेरे वीडियो, वो बनने में ही लगे हैं लगभग 6-7 महीने या साल भर लगे। जैसे कल की चिंता वाला वो जो वीडियो है, वो मैंने 1 साल तक सिर्फ उस वीडियो पे ही काम किया है, उस मटेरियल पे ही काम करता रहा। मैं सिर्फ वही जोक्स हम हर ओपन माइक में करता था। लोग बोलते थे कि ये इसके पास कुछ बचा नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा था कि यार ये मटेरियल अच्छा है, शायद कुछ हो जाए। तो बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप एक जोक लिखते हो, उसके बाद आप जाके, आपको लग रहा है फनी है, पर जाके ओपन माइक्स में परफॉर्म करते हो, और वहाँ ओपन माइक्स में बेसिकली ऑडियंस होती हैं, उनको नहीं पता है कि आप कौन है, और एकदम नई ऑडियंस होती है, तो वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता। तो एकदम जो जोक है वो एकदम जेन्युइन होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ओपन माइक्स आप बहुत सारे करते हो, तो एक 100-200-300 बार वो करने के बाद जो है आप कंफर्म होते हो कि हाँ 100 में से 99 या 90 लोग इस पे हंस रहे हैं, तो ये अब इसको रखता हूँ, अब अगले जोक पे काम करता हूँ। प्रोसेस बहुत लंबा है। और स्टैंड अप यूट्यूब गेम है ही नहीं। यूट्यूब इज लाइक, आप वीडियो डाल दी, वो ट्रेलर है पिक्चर का, आप वीडियो देख लो, उसके बाद मैं आपके शहर आ रहा हूँ, आप टिकट लो, आप शो करो, मैं आपसे मिलूंगा प्रॉपर। 1.5 घंटे का शो होता है। कई लोगों को लगता है कि जो यूट्यूब पे है वही वहां करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होता। जो यूट्यूब है वो रिटायर है। अब यूट्यूब भी खत्म जब निकल गया, तो हमारे पास और प्रेशर बन जाता है कि भाई 15 मिनट निकाल दिया मैंने, पर हमें 1.5 घंटे का शो 1 घंटे 20 मिनट का देना है, तो हमें नया मटेरियल भी ऐड करना है। तो ये है कि अब जैसे एक वीडियो डाली, टूर पे निकल गया, पूरा कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम 5-6 महीने बीत जाएगा, दूसरा वीडियो डाल दूंगा, फिर निकल जाऊंगा। यही धंधा है हमारा। धंधा है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि YouTube पे वीडियो आ रहे हैं मतलब काम मिल रहा है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ। जो नए बच्चे हैं, परफॉर्म करना शुरू किया है उनने या शुरू करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस क्या है? अगर बेसिक किसी को शुरुआत कर रहा है, छोटे शहर से है, क्या प्रोसेस, शुरुआत कैसे करें? सो जो लोग सबसे पहले मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि भाई मेरे को स्टैंड अप करना है, तो मेरा एक ये सवाल रहता है कि तुम क्यों करना चाहते हो स्टैंड अप? तुम्हारे अंदर से क्या चीज है जो तुम्हें ऐसा करने के लिए बोल रही है? एक तो अगर आप किसी के फेम से इन्फ्लुएंस हो बहुत ज्यादा, आपको उसका बहुत बढ़िया लग रहा है कि यार ये मजा आ रहा है, और बहुत इजी भी लग रहा है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बोलना ही तो, बकैती ही तो करनी है, तो मत करो। आप अपनी पर्सनैलिटी को देखो। मैं आई वॉज द फनी गाय इन माई ग्रुप, या मैं जब भी होता था तो मेरे अंदर पंच कुछ ना कुछ निकल जाते सिचुएशन पे। तो मेरा दोस्त है समीर द्विवेदी, मेरा शुरू से ही दोस्त है और अभी बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो हमेशा बोलता था कि वो कुछ अप्रिशिएट करता था कुछ ना कुछ, तो बोल रहे जिम कैरी हो तुम और ये सब चीज़ें, और वो एक ज़हीन इंसान रहा है हमेशा से ही। तो मैं उसको थोड़ा, तो ऐसे ही पार्क में एक बार बैठे थे हम लोग, जब स्टैंड अप में सोच रहा था कि करना है, तो उसने बोला कि, मैंने बोला यार नौकरी में मन नहीं लग रहा है। बोला कि तुम तो बकैती करते हो और वही होगा तुमसे। उसको मैंने मोटिवेशन पे ले लिया कि यार अगर ये करता हूँ तो यही करना चाहिए। मुझे मज़ा आता था। मुझे ना, अगर मैं कोई जोक मार रहा हूँ और कोई हंस रहा है, तो मुझे लग रहा है एक ऐसी आर्ट है जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हंस के। तो वो बेचैनी थी मेरे अंदर। मुझे अगर पैसे नहीं भी मिलते तो मैं नौकरी करता रहता और ये करता रहता। तो पैसा अगर इसके पीछे मोटिवेशन है तो वो मत करो। अगर तुम आर्ट, तुम्हें लगता है, आर्ट भी मैं नहीं कहूँगा,
तुम्हें हंसाना अच्छा लगता है लोगों को, सिंपल चीज़ है, स्टैंड अप कॉमेडी बनना है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। अगर तुम्हें हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि जब तुम कुछ बोलते हो हंस रहे हैं लोग, तुम्हें मजा आता है, तब तुम बढ़ जाओ। फिर जब टाइम इसमें कुछ अच्छा होना होगा तो होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, पर अगर आप करते रहोगे तो कभी ना कभी अच्छा हो ही जाएगा। और शुरुआत के लिए मंच कौन से देखें, मतलब कहाँ ट्राई करें? पहले कैनवस लव क्लब होता था, कैनवस लव क्लब, और ओपन माइक्स बहुत जगह होते हैं हर शहर में, इवन छोटे शहरों में भी आजकल हो रहा है, कॉमेडी का कल्चर बहुत बढ़ा है। तो जो भी बार या पब्स हैं वो ओपन माइक्स कुछ ना कुछ कोई लोकल कॉमेडियन होते हैं वो करवाते हैं, 5-5 मिनट का आपको स्पॉट मिलता है, आपको बस नए जोक्स लिखने हैं 5 मिनट जो आपके अपने ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपी ना किए हो, वो आपको मिलता है, आप जाते हो, आप करते हो, आप देखते हो कि लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे हैं, नहीं हंस रहे हैं तो फिर देखो कि क्या करना है उसमें, वही जो कम से कम 50 बार करो सेम, और लग रहा है कि नहीं इसमें नहीं मजा आ रहा है तो कुछ चेंज करो, जोक चेंज करो, डिलीवरी चेंज करो, ये सब वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है, सब अपने तरीके से खोजते हैं। बस इसका प्रोसेस यही है कि स्टेज ही है, आपको बार बार स्टेज पे जाना है, आपको अलग अलग ऑडियंस देखनी है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे पहला मेरा जब लाफ्टर आया था, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं हंसा दूं, मैं लोगों कॉमेडियंस को देखता था कि ये हंसा कैसे रहा यार, ये तो बहुत बड़ी चीज है। फिर जब मैंने पहला आया लाफ्टर 2-3-4 महीने बाद, तो मुझे लगा कि हाँ अब ना ये चीज ऐसी है। पहले दिन तो माइक छोड़ के ही भाग गया था मैं। हाँ, मुझे लगा मैं मैं गलत पूछने नहीं। वाला था। सोशल पे सवाल भी थे कि कभी ऐसा हुआ कि लगे कि क्या ऑडियंस मिल गई है, या मेरे मुंह से शब्द नहीं फूट रहे हैं, होता है। हंसाऊं कैसे? हुआ है, जब पहली बार ओपन माइक करने गया था मैं पूरा कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कि उन जो सामने ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बोला 5 मिनट है, मैंने बोला मेरे पास तो 60 मिनट है, बोले तुम 5 मिनट कर दो। पहले 5 मिनट भी नहीं कर पाया मैं, 3 मिनट में 4 मिनट में मेरी गला सूखने लग गया, पसीना आने लग गया, क्योंकि कॉमेडी के साथ सीन ये है, म्यूजिक थोड़ा सा अलग है, म्यूजिक आप कर रहे हो, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, तुम धुन में अपने हो। कॉमेडी बड़ा अटेंटिव है, अगर अभी भी ये होता है कि अगर आप जो कर रहे हो कोई, ठीक है, और आपको पता है कि ये फनी फनी पंच है, इस पे लाफ्टर आता ही है, 3-4 पंच निकल गए, कोई नहीं हंस रहा, तो आपकी बॉडी में वो दिखने लग जाएगा, थोड़ा सा आप फंबल करोगे, थोड़ा सा लगेगा कि क्या हो रहा है यार। तो ये चीज कभी भी होती है, अभी भी होती है कभी कभी, हालांकि शोज में ऐसा नहीं होता, पर कॉर्पोरेट शोज जो होते हैं उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सारा महफिल ही लूट रहे हैं, टफ टाइम हमारी लाइफ में भी आता है। ऑडियंस के कारण भी आता है कि हैं जोक बड़े अच्छे, पर ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कॉमेडी के कोई लोग बहुत ओल्ड स्कूल है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसको खड़ा होकर सुनना, ये बोलता ही रहेगा कि मतलब कुछ कर नाचे थोड़ा सा यार, मिमिक्री करे, कुछ ठुमका आवाज लगा दे, निकाले, कुछ झूमे, एकदम मजा आ जाए। तो स्पेशली जब जो ओल्ड स्कूल कॉमेडी देखने वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ, या कुछ जिनको कोई मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट शोज में ऐसा होता है कि कई बार, अभी तो सब जानने लगे हैं मुझे, कॉर्पोरेट स्पेशली तो उन सब ने ही वीडियो देख रखा है मेरा ऑफिस का मोस्ट, लेकिन कई बार भी ऐसा हो सकता है कि नहीं जानते हो लोग मुझे, और वो फिर सोच रहे हैं, अगर उनको आपने कर दिया कैप्चर तो ठीक है, नहीं तो फिर तो मौत मची है भाई, फिर तो तुम वहां से शो खत्म करो, पानी कहीं बाहर जाके बाहर निकल के वहां से। हाँ। आप किनको देखते हैं? फेवरेट कॉमेडियन आपके कौन है? बहुत बढ़िया बढ़िया लोग कर रहे हैं फेवरेट कॉमेडी। मुझे बड़े पसंद है मोइन अख्तर, जो लूज टॉक वाले हैं, और मुझे लगता है वो जो ह्यूमर है वो इतना सटल, इतना सटायर, बढ़िया राइटिंग, कितनी सिंपल बेसिक बातों पे वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे। मतलब तो गुजर गए मोइन अख्तर, पर अभी वो हैं क्या, अनवर मकसूद, तो उन्होंने वो जो शो बनाया लूज टॉक, मैं पहली बार जब देखा मैं ऐसे ही सुन रहा था और मुझे लगा ये क्या बातें हो रही हैं यार, ये कैसे इतना बढ़िया कर रहे हैं, और एफर्टलेस एकदम ईज के साथ में, और बड़ी छोटी छोटी बातें, बड़ी बेसिक बातें। मुझे लगता है थोड़ा कॉमेडी मेरी भी वैसी ही उस प्रभाव में थोड़ी दिखती है, जहां पे मैं कुछ भी दिमाग नहीं लगाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ। भाई समोसे वाले के पास गया, बोला इतने साल समोसा बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज वाला देना, बात खत्म हो गई। बहुत गंदे जोक्स पर लोगों को अच्छा लग रहा है, और मुझे भी बड़े ऐसे थॉट्स फनी लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, तो ये पसंद है मुझे। आपके भी दोस्त हैं कॉमेडियन? मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, सबसे जान पहचान है मेरी। ऐसा कुछ नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप है, मिलके कभी बैठते हैं? मैं थोड़ा सा हैंग आउट कम कर पाता हूँ। मेरे दोस्त पुराने ही हैं जो अभी हैं, समीर हो गया, मोहित मुरानी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और वो दोस्त तो खैर दोस्त कहते हैं हम लोग एक दूसरे को, पर कोई बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए दोस्ती के लिए। लेकिन यस,
वो है सबसे ज्यादा चिल किया। कॉमेडी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा। मेरी पहला उसने मेरा शो करवाया था और बोला था कि मैं टिकट्स बेचूंगा तुम्हारे। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, उसने 100 टिकट बेच दिए थे। तो लगा कि हाँ यार ये है, अब इसके साथ रहता हूँ मैं, तो ठीक है। तो वो अच्छा दोस्त है। बाकी पुराने दोस्त बहुत सारे हैं। कॉमेडियन सबसे बातचीत होती है, सब अच्छे दोस्त हैं, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं। अगर कोई मेरे खिलाफ जहर रखता है अंदर तो वो रखता होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं तो ऐसा कुछ नहीं। मोहित के साथ तो आपने न्यूज रूम में भी काम किया। हाँ, हम लोग का जब भी कॉम्बिनेशन होता है हम कुछ अच्छा निकालते हैं। अब तो काफी टाइम से, क्योंकि वो भी उसने क्लब खोल लिया है, बढ़िया चल रहा है उसका, कॉमेडी काउंटी उसी का है, तो कॉमेडी में भी अच्छा कर रहा है, तो मिलना भी कम होता है। लेकिन हाँ, मेरे जीवन में पहली यात्रा जो है वो उसी ने करवाई थी। पहाड़ों पे ले गया था रात में। जॉब मेरी नई नई छूटी थी और रात में 2 बजे उसका फोन है कि कहीं घूमने चल रहा है। मैं नहीं जा रहा। फिर मुझे याद आया कि कहीं ऑफिस तो जाना नहीं है, क्यों सोच रहा हूँ मैं। निकल गया रात में और कहीं पहाड़ों पे ले गया। जियोली कोट करके जगह थी उत्तराखंड में। 1 हफ्ते वहीं रहे, पैसे भी नहीं थे, उसने दिए सारे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ये जो चीज है ना, वहां कुछ बढ़िया फील किया मैंने। तो अब जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कहीं चला जाता हूँ। कभी भी मौका मिलता है, मेरे को 2-3 दिन का गैप दिखता है कि मैं शोज नहीं है कोई, मैं कहीं चला जाता हूँ। न्यूज रूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। न्यूज रूम वाले लोगों के साथ काम करने मैंने का। 4 महीने मैंने मीडिया में काम किया है और मुझे लगता है कि भाई बहुत हेक्टिक जॉब है यार, बहुत हेक्टिक जॉब है। मैं जब ऑफिस में था बहुत नई नई चीजें देखने को मिली है। एक तो जो टीवी पे आप डिबेट देखते हैं ना, मैंने लाइव देखी है इस डिबेट। पे विस्तार से करेंगे बात। अच्छा, तो वहां मैं काट देना बाद में। डिबेट बहुत ज्यादा होती है, बहुत लोग लड़ रहे होते हैं, फिर जैसे ही डिबेट खत्म होती है, अरे भाई क्या यार तुम क्या बोल दिए यार, चलो चाय पी के आते हैं। तो वो जो चीज है ना, तो जो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग घर पे बैठ के, वो हम लोगों ने देख लिया कि यार ये तो बड़ा स्कैम चल रहा है। न्यूज रूम बहुत हेक्टिक है। मुझे लगता है जो लोग भी काम करते हैं न्यूज के लिए, वो बहुत रिस्पेक्ट है दिन रात। वो कभी भी कोई टाइम नहीं है, कभी भी उठा दे रहे हैं, कभी भी कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज आ गई, सब लगे हुए हैं उसमें। और बहुत हेक्टिक था। मतलब 4 महीने मैंने काम किया और उसके बाद उन लोगों ने निकाला। मेरी फटी थी कि निकाल ना दे, पर निकालते एक अलग से रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, वो टॉक्सिक जगह थी बहुत ज्यादा, ठीक कर रहा हूँ। क्रिएटिविटी के लिए कितनी जगह होती है वहाँ? मतलब डिपेंड करता है कि आप डिपार्टमेंट में कौन से हो, पर ताम झाम बहुत ज्यादा है। मतलब क्रिएटिविटी भी आप खुल के नहीं हो सकते। आपके बहुत सारी चीजें लगता है कि ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत जगह नहीं है। बहुत जगह नहीं। और फिर आप टीवी पे आए। लाइफ का चैंपियन। वो कैसा अनुभव था? बहुत बढ़िया। टीवी पे देखना खुद को, रिस्पॉन्स लोगों का उसके बाद। देखिए, समाज में पूरे, चाहे आप कुछ भी उखाड़ लो, समाज में इज्जत तो तभी मिलती है, घर परिवार गांव में, जब टीवी पे आ जाओ तो मोहल्ले के सामने, भाई लौंडा टीवी पे आ गया, अब लग रहा है कुछ ठीक कर रहा है। टीवी बहुत बढ़िया था। मुझे लगता है मैं जब टीवी पे गया था, आई एम लाइक यार टीवी है वही सब पहले की कॉमेडी जैसे है। पर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी ओल्ड स्कूल कॉमेडियन हैं, जो मिमिक्री कर रहे हैं, उनकी एनर्जी बहुत अलग होती है। हम लोग नहीं कर सकते वो चीज। मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग थे जो कॉमेडी कर रहे हैं और लोग झूम रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, वो नचा देते थे अपनी परफॉर्मेंस से। तो वो जो चीज है, वो जो समा बांध के रखने वाला टैलेंट है, वो टीवी वाले लोग ही कर सकते हैं। लाउड कॉमेडी होती है और जिस तरह की भी कॉमेडी होती है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो मैं तो भाई बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। बढ़िया। मेरी ओर से ये आखिरी सवाल है कि क्या कॉमेडियन बचते हैं पॉलिटिकल सटायर से? कॉमेडी का करियर और पॉलिटिकल सटायर साथ में चल सकते हैं क्या? या रहता है ऐसा एफर्ट रहता है कि पॉलिटिकल बातें मत करो, विवादों में मत आओ, बचते हैं? सटायर जो चीज है ना, पहली बात तो लोगों को समझ आनी चाहिए ना। सटायर तो अभी कहाँ पहुंचा ही नहीं लोगों के दिमाग तक। सटायर का जो एक चीज है कि यार ये कैसे बोल रहा है ये, ओ हो। अभी मैं मेरे वीडियोस जो अपने पॉलिटिकल नहीं होता, बट मैं सटायर जैसी बातें ही करता हूँ, कुछ ना कुछ, कि मैं कुछ अननेसेसरी बात कर रहा हूँ कि भाई तुमको पता है लंदन है ही नहीं। वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। गोवा है, वहां जा चुका हूं मैंने वीजा डाला था लंदन में, पर वो आया ही नहीं। इसका मतलब स्कैम चल रहा है, लोग फर्जी शहर बना के बैठे हैं। अब इस पहले तो जो लोग मेरे फॉलोवर्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि भैया क्या है, फिर धीरे धीरे गालियां नहीं चालू होती कि क्या रे मैं लंदन में रहता हूँ रे, तेरे को क्या है, माँ बहन की गालियां देनी चालू कर दी। तो सटायर, और दूसरी चीज ये भी है कि मुझे लगता है किसी एक इंसान का जो बिलीफ है, जैसे अगर मैं स्पेसिफिक, अगर मैं किसी एक विचारधारा को मानता हूं और अगर मैं उस पर कुछ लिखता हूं,
तो वो लोग हैं जो किसी दूसरे उसको मानते हैं, वो भड़केंगे, वो भड़कना ही है उनको जो है लगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका भी एक बिलीफ है, वो उस पे मानते हैं किसी ए पार्टी या किसी भी पार्टी पे। सटायर होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, उसके लिए खुल के हर तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए, पर सटायर की समझ बहुत ज़्यादा लोगों में कम है मुझे लगता है, और लोग समझते नहीं, बहुत कम है। मैं अभी ये मानता हूं कि बहुत ज़्यादा ही कम है, लोग भड़क जाते हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों को रिएक्ट कैसे करना है पता नहीं। अगर आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते हो तो गाली थोड़ी दे दोगे पीटने का धमकी थोड़ी दे दोगे, मत करो। पर ये भी बात है कि अगर मेरा बिलीफ ये है, अगर किसी और का बिलीफ है, या मैं अब मान लो भगत सिंह को मैं बहुत मानता हूं, पर कोई उधर कुछ बोल रहा है तो मुझे गुस्सा आएगा। तो मैं एक ये नेचर ये भी मानता हूं कि हम थोप भी नहीं सकते, हम उसके रिपरकशंस के लिए तैयार रहेंगे कि भाई अगर मैं इस आदमी के बिलीफ सिस्टम पे बात कर रहा हूं, कुछ चाहे मजाक में भी कर रहा हूं, पर उसको चोट पहुंची है तो वो रिएक्ट करेगा। अब वो तमीज से करे कि गालियां देके करे, वो अपनी जगह पर हर्ट हो रहा है। और इसीलिए आर्टिस्ट बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि एक धड़ा फिर उनको नकार देता है कि यार ये आर्टिस्ट तो अच्छा है पर ये साला गद्दार है ये गद्दारी कर रहे। हाँ ठीक है, अब जनता के सवालों की ओर हम बढ़ते हैं। अमित वर्मा का ऐसा ही कुछ सवाल है कि कॉमेडियन कभी जनता के लिए आवाज उठाएंगे या फिर केवल अपनी जेब ही भरेंगे? इन लोगों के भी फॉलोअर्स होते हैं, इनको अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी से सरकारी अनियमितता की पोल खोलना चाहिए। मैं एक चीज बताता हूं इस पे भी, देखिए जो लोग, अगर मैं कुछ पोल खोलना और ये अपनी जगह है, पर अगर मैं कोई चीज बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कॉमेडियन बिल्कुल प्रभावित, या कोई भी आर्टिस्ट प्रभावित कर सकता है जनता को, पर उन्हीं को प्रभावित कर सकता है जो प्रभावित होना चाहते हैं, सबको प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरे हैं जो प्रभावित तो नहीं होंगे पर तुम्हें पेलने जरूर पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो जो प्रभावित हैं वो पहले से ही इतने समझदार हैं कि वो और पोर्टल या और चीजें देख के उनको पता है, ठीक है? और मुझे लगता है मेरा उद्देश्य हंसाना है, मैं हंसा के एक ठीक काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उससे करो। प्रभावित मैं करूंगा तो मुझे लगता है वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होंगे जिनकी एक अलग स्ट्रिक्ट विचारधारा है और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, और आप बात कर रहे हैं वो आप प्रभावित हैं पहले से ही, तो मेरी बात आप तक पहुंच गई। जनता के प्रति जिम्मेदारी, उसको हंसाना भी है। जिम्मेदारी बिल्कुल, समझदार लोग हैं ना, जो समझदार है वो समझदार है, जो नहीं समझदार वो भी समझदार ही है अपने तरीके से। सरफराज यूसुफ कह रहे हैं कि जीवन में धैर्य बनाए रखने के लिए क्या करें, और सर बाल क्यों बढ़ाए हुए हैं? ठीक है, बाल तो मैंने कटवाए नहीं इसलिए बढ़ गए, ठीक है? और जीवन में धैर्य बनाए रखने के लिए मुझे लगता है कि कुछ करना नहीं होता, बस धैर्य बनाए रखना होता है। यही धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप लाइफ में लगता है कि लूजर हो गए हो और कुछ कर नहीं रहे हो यार, तुम साथ वाले बढ़िया आगे निकल रहे हैं और तुम तो यार ऐसे से ही रह गए, बस वो धैर्य ही बनाना है आपको और खुद पे यकीन रखना है। एक टाइम आने के बाद जब आएगा तब टाइम आएगा आपका, लेकिन अभी तो आप धैर्य बनाओ। राकेश शाह का भी ऐसा ही सवाल है बालों पे। कुसुम सिंह जी पूछ रहे हैं कि रवि सर का नेक्स्ट शो कब हो रहा है दिल्ली एनसीआर में? आपको जल्द ही वो देखना चाहते हो। मैंने पूरा टूर डाल रखा है, पूरे इंडिया में ही शो कर रहा हूँ, 3-4 महीने में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो सारे शहर जितने भी हैं जहां पर भी कॉमेडी हो सकती है मैं वहां आ रहा हूँ। पर अगला 1-2 शहर को याद आ रहा हो अगली डेट के साथ? बिल्कुल, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, पुणे, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, मेलबर्न, इंडोनेशिया जहां पर भी मैं आ सकता हूं वहां मैं आ रहा हूं। वो तो मजाक में किया था, पर पूरा इंडिया में। तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और वहां पे या बुक माई शो पे जस्ट टाइप कल की चिंता नहीं करता, जो शो का नाम है मेरे, और आ जाओ ठीक बुक करके। सैम यादव पूछ रहे हैं एक ही कंटेंट कितनी बार यूज करते हैं? जैसे नोएडा में कोई एक पर्टिकुलर शो किया, फिर नोएडा वाला कंटेंट ही पुणे, मुंबई, गुरुग्राम में सुना देते हैं या नया लिखते हैं? और एक शो कितने मिनट का होता है? एक शो होता है 1.5 घंटे से लेके 1-20 मिनट तक का, और सेम मटेरियल ही ऑलमोस्ट यूज होता है, क्योंकि शो बनने में बड़ा टाइम लगा है। और ये शो ऐसे एक्सक्लूसिव है, आप जैसे कोई मूवी जैसा है कि आपने वो मूवी आप कितनी बार देखना चाहते हो, वो वाली चीजें, क्योंकि बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हाँ, हर शो में ये होता है कि 10-5 मिनट नया ऐड हो जाता है। कुछ चीजें अगर आपको नई, हर शो में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएंगी, लेकिन और हर शो खत्म होने के बाद मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि जो लोग इस शो में आ चुके हैं वो दोबारा मत आए क्योंकि आपने वो शो देख लिया है,
आप अपने दोस्तों को भेजें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। एक मिथ है कि यूट्यूब वाला करते हैं, यूट्यूब वाला बिल्कुल भी नहीं करते, कोई भी कॉमेडियन नहीं करता। वो छोड़ ही देते हैं हमेशा के लिए। वो रिटायर हो गया, वो यूट्यूब पे चला गया, बात खत्म। अब देख लिया लोगों ने, अब क्यों देखना है। सही। जाकिर हुसैन पूछ रहे हैं कि मयंक कौन है, और ये सवाल है बहन ससुराल वापस गई या नहीं। मयंक देखो, हर ऑफिस में एक बंदा मिल जाएगा, हर ऑफिस में तुम्हारा एक दोस्त होता है जो, और सबने ही बोला कि यार भाई हमारे ऑफिस में भी है ये। तो मुझे लगता है मयंक कौन है ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम खुद यूसुफ भाई एफर्ट मारो और तुम्हें एक आध मयंक दिख जाएगा, उसकी कॉफी में जहर मिलाना चालू कर दो। और बहन खुश है भाई, बहन घर पे है, चिल कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। यूसुफ भाई आप भी मयंक हो सकते हो। आप भी मयंक हो सकते हो, थोड़ा एफर्ट मारो, जब लगे कि लोग तुम्हारी कॉफी में नशा हो रहा है तो फिर तुम हो। भानु अंबाफा पूछ रहे हैं नाम बहुत अच्छा सवाल है, और बड़े अच्छे से इनने नाम जितना अच्छा है वैसे ही सजा के इनने फॉन्ट में लिखा भी है। मेरा सवाल ये है कि ये मूत रोक के कब तक लेटा रहेगा। ये एक ऐसा काम था मेरा जो मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे पसंद है कि मैंने कविता ऐसी लिख दी थी, सर्दियों का टाइम था और कहीं बाहर जाने का बहुत मन कर रहा था मेरा, एक आंदोलन चल रहा था कहीं इस देश में, और मुझे लगता था कि जाऊं मैं वहां पे, हैं, पर पेशाब भी लगी हुई थी और सर्दी का टाइम, उठने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मेरा स्ट्रगल वो था कि मैं यहां से तो उठ नहीं पा रहा हूं, वहां कैसे जाऊंगा। तो वो भी एक स्ट्रगल है जो मैं कर रहा हूं ना। आप लोग उनको जो है पीछे क्यों कर रहे हो, जो लोग घर पे बैठे हैं उनको आप कमजोर मत समझो, वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कितना मैंने ऐसे ही लिख दी थी कि मैं मुंह रोक के लेटा हूं। तो ये कोई पैरोडी जैसी थी या ये पूरा वो था खुद का? नहीं, पैरोडी जैसी तो नहीं थी ये, क्योंकि मैंने पढ़ा बहुत है ना। हाँ। मैंने किताबें बड़ी पढ़ी हिंदी की, साहित्य की, तो कहीं ना कहीं जो है किसी, मुझे लग रहा है इन केस किसी दिनकर वगैरह की शायद कुछ हो, ऐसे कुछ की कुछ वीर रस जैसी है। कविता का एक स्ट्रक्चर था, हाँ, जो दिमाग में पीछे था, पर यही थॉट था। और कहीं मैंने कोई कविता पढ़ के उस पे नहीं किया था, बट एक शायद एक क्राफ्ट तैयार हो जाता है दिमाग में, क्योंकि आप इतने पढ़े हो तो आपको शब्दों का खेलना आ जाता है थोड़ा सा। ठीक। रोशन अग्रवाल पूछ रहे हैं, जब कोई शो फ्लॉप चला जाता है तो वापस स्टेज चढ़ने का कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं? ठीक है, नॉर्मली जो मेरे शोज होते हैं वो हमेशा, आज तक तो नहीं हुआ है कि कोई शो फ्लॉप गया है, लोग नहीं हंसे हो या ऐसा कुछ हुआ हो। हाँ, कॉर्पोरेट शोज जो होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, कि तुमने पूरा कर दिया यार 1 घंटा, पर कुछ रिस्पॉन्स लोगों का 1-2 हंसे बस, और वो बड़ा मौत वाला माहौल होता है। तो उससे निकलने का तरीका यही है कि वहां से भाग जाओ, कहीं जाओ, मोमोज वगैरह खाओ, ठीक करो अपने आप को और अगला शो करो, क्योंकि पैसे तो दे रहे हैं ना वो लोग। और ये आपके ऊपर नहीं होता कई बार ना, आप बहुत एफर्ट, जैसे एक फैन था मेरा कोई, उसको बहुत पसंद था मैं, उसने शादी में किसी इनवाइट किया मुझे, ठीक है, बोला कि आप रवि भाई आएंगे, मचा देंगे। फिर मैं गया और वहां दादी, चाची, नानी सब बैठे हैं, अंकल लोग, और कोई नहीं हंस रहा। वो उनका अपना कोई मिठाई कहाँ चली गई और सब चीजें कहाँ चली गई। तो वो नहीं आप कुछ कर सकते। मैं लोगों से बार बार इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर सब लूज हो जा रहे हैं। और लास्ट में आके बोला कि रवि भाई आप ऐसे, आपको देखते हुए बड़ा बुरा लगा। हम कहे कि तुम साले पैसे दो मेरे को, मैं यहाँ से निकलूँ अच्छा लगे मुझे। तो उसका कुछ नहीं है, उसकी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो भी काम है, बट ऐसा होता कम है, क्योंकि कॉर्पोरेट शोज में भी अभी लोग बहुत जानने लगे हैं। तो नहीं भी जान रहे हैं, अगर लोग सुन रहे हैं, सिंपल चीज है कि अगर लोग सुन रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा शो, ये मेरी गारंटी। पर अगर सुन ही नहीं रहे, कई बार शो में ऐसा होता है कि भाई दारू चलवा दिया उन लोगों ने, दारू के अलावा सामने कहाँ चलेगी यार, तो लोग उसे बार में है, होस्ट बोले कि जाके उनके बीच परफॉर्म करो ना। हम कहे नहीं, मैं ऐसे नहीं करता भाई, मेरे को यही स्टेज पे ही परफॉर्म करूंगा, लोगों को सुनना होगा। और नहीं सुन रहे तो फिर मैं, दारू पी रहा है तो आदमी, मैं वैसे भी उसको नहीं कर सकता। तो अभी से शोज सारे मैं लिकर बंद करवा देता हूँ, फूड बंद करवा देता हूँ। मैंने बोला आप 1 घंटा मुझे दे दो, उसके बाद आपको दारू पीना है, जो करना है वो करो, मैं चला जाऊँ वो करना। ऐसी शर्तों पे काम करवा सकते हैं? अभी करवाता हूँ, करवा लेते हैं। ये बढ़िया है, यहाँ पहुँचना है। अंशुमान तिवारी पूछ रहे हैं, पहली बार जब शो किया रवि भैया ने तो उस शो के ठीक पहले क्या फील कर रहे थे? नर्वस था बहुत ज़्यादा, बहुत फटी पड़ी थी, और कल की चिंता भी बहुत ज़्यादा थी, हालत बहुत ख़राब थी, डर लगता है बहुत ज़्यादा, पर धीरे धीरे आपके लाइफ का पार्ट बन जाता है। हल्की नर्वसनेस हर शो के पहले होती है, लेकिन उसके बाद फिर सब सॉर्टेड हो जाता है। संदीप मिश्रा का जो सवाल है, कई लोग ये बात अक्सर पूछते रहते हैं यहाँ वहाँ, और मतलब शुरू में जब हम स्टैंड अप देखा करते थे, हम भी सोचा करते थे
इन्होंने लिखा कॉमेडी करते समय जो बातें वो करते हैं कई बार वो रियल नहीं होती, मतलब एग्जेजरेटेड होती हैं, फिर भी वो इतने अच्छे से बताते हैं जैसे कि ऐसा हुआ ही है। एग्जैक्ट उसी फीलिंग के साथ कैसे बता पाते हैं? ये इसका तो मुझे भी नहीं पता। ये तो जनता का कनेक्ट है, लोगों का कनेक्ट है, लोग प्यार कर रहे हैं या लोग कन्विंस हो पा रहे हैं उस चीज से। मेरे लिए भी शॉकिंग होता है, मुझे लगता है कि बिल्कुल एग्जेजरेशन होता है, पर लोगों को वो बिलीवेबल लगता है तो अच्छी बात है। मतलब इसका तो एक्चुअली मैं नहीं बता सकता कि कैसे लोग ये फील कर पाते हैं, पर बेसिकली फन जो जोक होता है ना उसका, वो चीज उनको हिट करती है कि यार इस पे हंस गया मैं। और बातें तो थोड़ी बिलीवेबल होती ही है ना, मतलब ऐसी कुछ आउट ऑफ द एग्जेजरेशन तो हर जगह ही होगा थोड़ा बहुत। विनीत हरबोला का काफी अलग सा सवाल है। भाई आपको क्या लगता है, आप टैलेंट से चल रहे हो या किस्मत से? मुझे लगता है कि टैलेंट से चल रहा हूं मैं। किस्मत का मुझे नहीं पता, मतलब जब खराब होती है तो मैं मानने लगता हूँ किस्मत से। जब काम नहीं चल रहा होता तो मुझे लगता नहीं किस्मत तो मेरी बेकार है किस्मत। लेकिन जब काम चलने लगता है नहीं, हार्ड वर्क तो मैंने किया ही है यार, ये मेरा कुछ तो है। हाँ। इस सवाल के बिना तो कोई इंटरव्यू कहाँ होता है। परमवीर सिंह पीयूष पूछ रहे हैं, भाई कितना कमा लेते हैं? घर चल जाता है भाई। पहले दाल चावल खाते थे, अब पनीर कभी भी खा सकता हूँ मैं। दिन के 3 टाइम एक दिन पनीर खाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि कमाई ठीक चल रही है। और तो उसमें अंडा भी मिला के खाया था, तो ठीक कमा लेता हूँ मैं। पीयूष जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। चल जाता है काम। एक आखिरी सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला वाला सवाल अच्छा है, दूसरा वाला आप छोड़ सकते हैं। दूसरा वाला हिस्सा अनुज पटेल गोविंद जी पूछ रहे हैं, एक कॉमेडियन क्या रियल लाइफ में भी उतना ही खुश होता है जितना कि वो मंच पे दिखता है? और अगर कॉमेडियन की वाइफ गुस्सा हो तो क्या ये जोक्स उसके सामने चलते हैं? कोई कुछ नहीं, जोक उससे कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कॉमेडी जो है ना बड़ी गंभीर चीज है। अगर आप एक गंभीर इंसान नहीं हो तो आप कॉमेडी अच्छी नहीं कर सकते हो। आपका पर्सपेक्टिव जो है जीवन में ना थोड़ा सा डीप सोच ही, कॉमेडी हल्का आदमी तो नहीं कर सकता मुझे लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं हल्का आदमी, मैं ऐसे तो मोटा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके विचार जो है ना किसी चीज पे बहुत डीप जब तक आप सोचोगे नहीं ना। और कॉमेडी आप देखो हमेशा दुख से आती है। कॉमेडी कभी भी पॉजिटिव या किसी की तारीफ करते कॉमेडी नहीं। कॉमेडी अगर आप पीछे कि मैं कल की चिंता नहीं करता, मेरी फटी पड़ी परसों के लेके, डिप्रेस थॉट है बहुत ज्यादा, मोटापा के बारे में बातें हो रही है, कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उस पर कॉमेडी कर रहे हो, पर जब गई थे तो फट गई थी तुम्हारी, रोए थे तुम। तो ये चीज है, हर वो चीज फनी बाद में लगती है जब तुम्हारी लाइफ में थोड़ा नॉर्मल सारी चीजें हो जाती हैं। तो कॉमेडी हमेशा एक डेप्थ वाली चीज है। मैं हमेशा गंभीर, शायद उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा भी है कि गंभीर आदमी कॉमेडी कर सकता है, हरिशंकर परसाई जी ने। और दूसरा सवाल मैं क्या था कि नहीं, घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फनी आदमी अगर है आदमी तो मूड है तो हंसा रहे हो ये सब चीजें, पर सीरियस आदमी हूं मैं। इतना भी सीरियस नहीं कि मेरे साथ बोर हो, पर मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छा सिनेमा देखता हूँ और मुझे पसंद है। लोग कॉमेडियन को हमेशा जोकर समझ लेते हैं कि ये भाई तुम तो यार ऐसा नहीं है। हर आदमी की अपनी स्ट्रगल है, अपनी तकलीफें हैं, कॉमेडियन की अपनी चीजें हैं। और आप हर जोक का अगर तुम आप उसको काटोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो बड़ी गहरी बात है। सारी बातें गहरी नहीं है, पर एक मूल तो उसका वही होता है। तो विदेश यात्राओं का क्या कुछ प्लान आगे? हाँ, अगला प्लान है मेरा, यूएस जा रहा हूँ मैं सितंबर में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी प्लान है। बट अभी जब तक मैं वहां जाता नहीं तो मैं प्लान चल रहा है। उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। तो इसी के साथ बैठकी के इस एपिसोड का हम अंत करते हैं। रवि गुप्ता हमारे बीच आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थंबनेल क्या लगाए हम, रवि गुप्ता ने कर दी। सबसे बढ़िया ललन टॉप के मुझे लगते हैं कि ऐसी कर दी चौड़ी बात। क्या हुआ जो है, गदर काट दिया इस किसान ने। ऐसा क्या कह दिया सनी लियोनी ने। अब सब उसको क्लिक कर रहे हैं कि क्या कह दिया। गाना गाया उसने और कुछ नहीं किया, बात कर रही थी अपने बस। पर ये मैं भी इस स्कैम का शिकार हुआ कि ऐसा क्या। 1 घंटा पूरा वीडियो देखने के बाद वो पार्ट कहीं आता है जिसमें वो किसान बोल रहा था अंग्रेजी। ये ललन टॉप बहुत सही चीज है।
ललन टॉप में शुरू से ही काफी फैन रहा हूँ। ललन टॉप जब शुरू हुआ था मुझे याद है एकदम, मैंने बोला यार बड़ा बढ़िया चीज चल रही है ना, 4-5 लौंडे मिलके कुछ, क्योंकि ये न्यूज के फॉर्मेट से अलग था और ये ऐसा था कि मेरे जैसे लोग हैं और बस बातें कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ढंग से एक अच्छा लोगों तक कहीं कुछ चीज सार्थक रूप से पहुंच रही है, तो वो चीज मुझे बढ़िया लगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, बढ़ता रहे, बैठकी करवाओ, मजे लो। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।